अधिकारियों का कहना यह है कि अगर सब कुछ ठीक रहा, कोई बाधा नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं हुई, तो जल्द ही कोई बड़ी अच्छी खबर आ सकती है। यहां एक तरफ अच्छी खबर का जिक्र किया जा रहा है, उम्मीद का सूरज, उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी तरफ सियासत भी सवाल पूछ रही है। सवाल यह कि आखिरकार उत्तरकाशी की इस घटना, इस हादसे से क्या हमने कोई सबक लिया? हादसे पर भी सियासी बवाल है। कांग्रेस सवाल उठा रही है, मजदूरों की आजादी जरूरी है या सियासत? ये बीजेपी तर्क दे रही है, यानी सियासत की अपनी एक अलग मजबूरी है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे, लेकिन सबसे पहले यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार यह रेस्क्यू कब तक पूरा हो सकता है और क्या क्या ऑपरेशन के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, और जैसे ही ऑपरेशन ये कामयाब होता है तब उसके बाद सरकार की क्या तैयारी है, सब कुछ दिखाएंगे आपको। लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखिए। तो क्या वाकई में उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल हादसे में जल्दी खुशी और राहत की खबर मिलने जा रही है? टनल हादसे में रेस्क्यू अभियान में जुटी हुई एजेंसियों को उम्मीद है कि जल्दी ऑपरेशन जिंदगी पूरा होगा और 41 जिंदगी अंधेरी सुरंग से बाहर निकलेंगी। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीम को उम्मीद है, क्योंकि अभी तक जो 9 दिन में नहीं हुआ वो 10वें और 11वें दिन होता दिख रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी एजेंसियों ने एक साथ 5 प्लान पर काम किया था, जिसमें अभी भी 3 प्लान एक साथ एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। आलम यह है कि पीएमओ की नजर पूरे ऑपरेशन पर है। खुद पीएम लगातार सीएम धामी के साथ संपर्क में है और पूरे ऑपरेशन का पल पल का अपडेट ले रहे हैं। उनसे मैंने स्वयं बात की है, उनके जो हेड हैं हमारे खुले सर ने उनसे बात की है, तो उनका काफी अच्छे, वो मोटिवेटेड हैं। काफी इस समय अपने इस रेस्क्यू अभियान के बारे में जानकर उनमें थोड़ा उत्साह भी बना है। जब से पाइप डाला है तो वो बहुत ही पॉजिटिव है। सबसे ज्यादा मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा कि अंदर जो टीम है वो, आप लोगों ने वीडियो भी देखा है, उनके विजुअल्स भी देखे हैं, और जब उनसे बात भी हुई है तो बात से भी सुन के पता चलता है कि वो लोग काफी अच्छी मेंटल स्थिति में है और दे आर मोटिवेटेड। वो कह रहे हैं कि सब बिल्कुल हम लोग यहाँ मोर्चा संभाले हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बारे में आप लोगों को अवगत करना चाहते थे कि खाना सफिशिएंट क्वांटिटी में उनके पास पहुंच गया है। सिलक्यारा टनल हादसे के बाद भले ही सरकार और प्रशासन उन फंसे हुए श्रमिकों को जल्दी बाहर निकालने का दावा कर रही हो, लेकिन 41 मजदूरों की सांसों पर आए संकट पर सियासी संकट भी बरकरार है। कांग्रेस के आरोप है कि शुरुआत से ही इस टनल में लापरवाही और नियमों का उल्लंघन इस हादसे की वजह है, लेकिन आज तक सरकार का नवयुग कंपनी पर एक्शन न लेना सवाल खड़े करता है, जबकि बीजेपी पलटवार करते हुए कांग्रेस को राजनीति न करने की नसीहत दे रही है। देखिए, हाल ही में जो प्रधानमंत्री का उत्तराखंड दौरा हुआ था और आनन फानन में उनसे आधी अधूरी योजना का लोकार्पण करा दिया गया था, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने हल्ला बोल किया और इसको लेकर गंभीरता दिखाते हुए शासन प्रशासन ने एक लेटर जारी किया, जिसमें ये कहा गया कि अब किसी भी योजना का शिलान्यास या लोकार्पण बिना मुख्यमंत्री की उपस्थिति के नहीं होगा। हमने उस पर भी सवाल उठाए कि यदि मुख्यमंत्री ने ही वन मैन आर्मी की तरह पूरे प्रदेश को चलाना है तो फिर इस कैबिनेट का औचित्य ही क्या है, फिर मंत्रियों ने करना क्या है। लेकिन इन सबको ठेंगा दिखाते हुए कल सतपाल महाराज ने कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। जिस गति से काम हो रहा है उससे उम्मीद है कि बहुत शीघ्र ही जो पाइप है वो अपने गंतव्य तक पहुंच जाएगा और जो मजदूर वहाँ फंसे हैं उन्हें सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। इसके अलावा अन्य प्लान के तहत बड़कोट की तरफ से भी खुदाई चल रही है, तो ऐसे में आशा की जाती है कि बहुत शीघ्र ही हमारे मजदूर वहाँ से आ जाएंगे। सभी 41 मजदूर स्वस्थ हैं और उनको जो भोजन दिया जा रहा है उसमें इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि जो उनकी ऊर्जा है वो बनी रहे। 41 जिंदगियों की सलामती के लिए दुआओं का दौर जारी है, मगर सवाल ये है कि इस घटना से उत्तराखंड ने क्या सबक लिया, क्योंकि आपको बता दें कि उत्तराखंड राज्य में अभी भी दर्जनों ऐसी जगह हैं जहां पर टनल या सुरंग बन रही है। ऐसे में सिलक्यारा टनल हादसा एक सबक है
कि आने वाले दिनों में अगर सरकार नहीं चेती और इन निर्माणदायी संस्थाओं पर लगाम नहीं लगाती तो फिर और भी बड़े हादसे हो सकते हैं, जिसमें कई लोगों की जिंदगी दांव पर लग सकती है। देहरादून से अभय कैंथुरा की रिपोर्ट। तो कुछ कदम दूर 41 मजदूर, पूरा देश इस वक्त दुआएं कर रहा है कि ये 41 जिंदगियां जल्द ही इस अंधेरी सुरंग से बाहर आए। मगर सवाल यह कि आखिरकार इस पूरे हादसे को लेकर जो एक्शन हुआ और उसके बाद अब सियासी रिएक्शन हो रहा है, उस बीच एक सवाल गुम है, वो ये कि उत्तराखंड ने इस हादसे से कोई सबक लिया। आपदा एक के बाद एक आती है, लेकिन यह दूसरी आपदा है, और क्या इंसान खुद इसे न्योता दे रहा है? सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें, आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में जो मेहमान जुड़ रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। कविता जी इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं, पर्यावरणविद हैं। हमारे साथ सुनीता विद्यार्थी जी हैं, बीजेपी का चेहरा है। साथ ही साथ सूरज सिंह नेगी कांग्रेस के चेहरे हैं, इस कार्यक्रम का हिस्सा। मैं सबसे पहले कविता जी राजनीतिक हस्तियों के पास बाद में जाऊं, पहले आपसे जानना चाह रहा हूं, एक के बाद एक आपदाएं उत्तराखंड ने अपनी नीति मान लिया, अपनी तकदीर का हिस्सा मान लिया, लेकिन यह वो हादसा है जो हमें सचेत कर रहा है। एक के बाद एक टनल बन रही है और दूसरी तरफ यह हादसा, कोई लगता है सीख लिया हमने इससे? इतना सुंदर प्रदेश जिसे हम देवभूमि कहते हैं, उसको जो है ना छन्नी कर दिया है। पहाड़ों को तोड़कर सड़कें बना कर, मैं जब भी उत्तराखंड जाती हूँ देखती हूँ कि कोई लिमिट ही नहीं है, इतनी सड़कें कट रही हैं प्रगति के नाम पर, विकास के नाम पर। बहुत अच्छी बात है, देश डेवलपमेंट हो, मैं तो खुद खुश होती हूँ देख करके कि इतनी तरक्की कर रहा है देश। मगर कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं, कुछ ऐसी सैंक्टिटी होती किसी किसी जगह की, ऐसी एक आप वो पूजने वाली भूमि है, वहां पर इतनी ज्यादा छन्नी पहाड़ हो रहे हैं, टनल पे टनल बन रही है, तो मुझे लगता है कुछ अति हो रही है। एज एनवायरमेंटलिस्ट मुझे लगता है कि हम अपनी लाइन को क्रॉस कर रहे हैं। मानव जो है इतना ज्यादा प्रगति से छेड़छाड़ कर रहा है, तो कुछ ऐसे हादसे तो होने ही हैं, चाहे वो फिर वो फ्लडिंग होती है, कभी लैंडस्लाइड हो जाता है, तो कुछ तो हमारे रीजन रहे हैं ना। हम पूरी पहाड़ को उखाड़ दोगे, आप वहां से पेड़ भी तोड़ दोगे और सुरंगें काटोगे बेधड़क और सड़कें बनाओगे, तो कुछ तो असर आएगा। पहाड़ों का जवाब ये प्रकृति का प्रकोप है कि इस तरह से लोगों की जान जोखिम में पड़ती है। तो मुझे लगता नहीं है कि हमारी जो क्या हम प्रकृति को चुनौती दे रहे हैं? जी बिल्कुल प्रकृति को चुनौती दे रहे हैं, और उसी का ये नतीजा है जो ये हालात पैदा हो रहे हैं। और टनल ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक उत्तरकाशी का मसला है, और भी कई टनल बन रहे हैं उत्तराखंड में। देखिए सिर्फ टनल की बात नहीं है ना, हम हर तरफ से, हम नदियों को, हम पहाड़ों को, हम इतनी ज्यादा सड़कें वहां निकाल रहे हैं। तो आप सोचिए कि पहाड़ों को आप कच्चा कर रहे हैं ना, जब इतनी तोड़फोड़ होगी, इतने ब्लास्टिंग होगी, ब्लास्टिंग से ही तो पहाड़ टूट के और टनल बनती है। आपने जब उसकी नींव को ही कच्चा कर दिया तो ये तो होना ही है, पहाड़ तो ढहेगा ही और टनल भी रुकेगी। और जैसे मजदूर आज फंसे हैं, ऐसे आगे भगवान न करे दोबारा हो, पर ये होता रहेगा, क्योंकि हम मान नहीं रहे। हम या तो हमारी मॉनिटरिंग पूरी नहीं है। अगर आपको ऐसा काम करना है कि हर वक्त ही पहाड़ों में घुसकर कुछ सुरंगें काटनी, कुछ करें, जरूर करें, प्रगति है, मगर फिर उसकी पूरी तैयारी से करें। या तो वहाँ मॉनिटरिंग में कभी है, या फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस को ठीक तरह से, जो उसका मापदंड है उसको फॉलो नहीं हो रहा है, ये बात पक्की है। ठीक। सूरज सिंह नेगी जी, सरकार एक तरफ दावा कर रही है ऑपरेशन लगातार जारी है, पीएमओ की निगरानी है, टीमें वहां पर मौजूद हैं, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि सरकार फेल है। क्यों? फिर आ रहा हूं सुनीता जी। देखिए तिलक जी, जिस प्रकार से उत्तराखंड की सरकार और केंद्र की सरकार पिछले कई दिनों से टनल को बचाने पे लगी हुई है, उसका फोकस मजदूरों को बचाने पर कम है। और जिस प्रकार से एक कंपनी को ठेका दिया जाता है, वो आगे ठेका सबलेट करती है। और आप ये देखिए कि पिछले इतने दिनों से वहां पर केवल मजदूर फंसे हैं, कोई अधिकारी नहीं है, कोई उच्च स्तर का कोई जो इंजीनियर वहां पर नहीं है। तो कहां सर? ये जो सुरक्षा मानक हैं, इनकी जो उत्तरकाशी में कह रहे सर आप? जी उत्तरकाशी में? जी 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 कोई अधिकारी मौजूद नहीं है वहां? नहीं,
मजदूरों के साथ में कौन अधिकारी है वहां पर? 41 मजदूर, ये अच्छा, आप जो अंदर फंसे हैं उन मजदूरों की बात कर रहे हैं आप? मैं अंदर फंसे हुए मजदूरों की बात कर रहा हूँ। हाँ। कि केवल वहां पर मजदूर हैं, कोई टेक्नीशियन वहां पर नहीं है उनके साथ में। और जिस प्रकार से पहले से भी जो है पीएमओ खुद भास्कर खोलबे साहब वहां पे मौजूद हैं और पीएमओ की निगरानी में पूरा ऑपरेशन हो रहा है। अब नहीं, इससे ज्यादा ना देखिए संशय कहां है? फिर मैं इसके बाद सुनीता जी आ रहा हूं आपके पास। जब आपदा आ चुकी है, हाँ। तब ये एक्सरसाइज हो रही है। हमारा कहना यह है कि जब पहले से ही वहां पर जो है सुरंग के धंसने की खबरें आती रही हैं, भूस्खलन की खबरें आती हैं, तो सुरक्षा उपाय नहीं किए जाते। अगर वहां पर ह्यूम पाइप लगे हुए होते तो आज मजदूरों को जो है इतनी दिनों तक जो है ये कष्ट न झेलना पड़ता। अब हम तो प्रार्थना करते हैं बद्री विशाल से कि शीघ्र जो है इनका जो है ऑपरेशन, सरकार का जो है जो बचाव कार्य है वो सफल हो और उन मजदूरों को सकुशल बाहर निकाला जा सके। ठीक, तो ये क्या करना चाहिए अब सरकार को? जी, क्या करना चाहिए? नहीं देखिए, अभी तो आप देखिए कि जो है पहली प्राथमिकता तो मजदूरों को वहां से बाहर सकुशल निकालने की है। बिल्कुल। और इसके लिए आगे के लिए सबक के रूप में हमको निश्चित करना पड़ेगा कि जो कंपनियां काम कर रही हैं वो मानकों की अनदेखी कर रही हैं, श्रमिक कानूनों की अनदेखी कर रही हैं और पर्यावरण के जो हमारे पहलू हैं उनको अनदेखी कर रही है। नहीं, करना तो क्या चाहिए? मैंने अंधाधुंध आपसे तरीके लेकिन ये पूछा, मैंने आपको रोका नहीं टोका नहीं, सिर्फ इतना बताइए करना क्या चाहिए सरकार को, फिर मैं सुनीता जी के पास जाऊं। देखिए, सरकार को जो है जो लोग इसके लिए दोषी हैं, हाँ, उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक। और इतने दिनों से केवल सुरंग बचाने के लिए नहीं बल्कि मजदूरों को बचाने के लिए कार्रवाई होनी चाहिए और उसमें तेजी आप आनी ये कह रहे हैं चाहिए। कि सुरंग को बचाने के लिए सरकार काम कर रही है, मजदूरों को बचाने के लिए नहीं। ठीक, सुनीता विद्यार्थी जी आप अपनी बात रखिए, फिर हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा अजय जी भी बन गए हैं। पहले आप जो आरोप लगाए गए हैं कांग्रेस की तरफ से कि आप लोग गंभीर नहीं है इस पूरे ऑपरेशन को लेकर, अभी भी जवाब दीजिए। देखिए चावला जी, जब सीरत अच्छी नहीं होती है तो सूरत से भी कोई फिर खास मतलब नहीं रहता है। और अभी अभी जो जिस प्रकार से ये बात इनके मुंह से निकली है, बड़ा ताज्जुब होता है कि ये यहाँ पे बयान दे रहे हैं कि सुरंग को बचाने के लिए जो है वहां पे काम किया जा रहा है, मजदूरों को बचाने के लिए नहीं किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा आरोप है और ये कैसी मानसिकता अब इन कांग्रेसियों की हो गई है कि आप लोगों को वहां के मजदूरों के प्रति अनुभूति होनी चाहिए, या आप अभी भी उसमें राजनीति पर राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। खैर, आप लोगों को तो सुधारा नहीं जा सकता। अभी जिस प्रकार से अभी चावला जी हम रेस्क्यू ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, देखिए पूरे युद्ध आपके मंत्री संजीदा हैं? निश्चित रूप से है। आखिरकार देर से ही सही, लेकिन प्रेमचंद अग्रवाल जी चले गए उत्तरकाशी। सतपाल महाराज जी कब जा रहे हैं? पीडब्ल्यूडी विभाग की मंत्री जिम्मेदारी है कि नहीं? कहा था आपने, पिछली बार भी कहा था कि अग्रवाल जी वहाँ पे होने चाहिए। देखिए अग्रवाल जी से ज्यादा जरूरी है वहाँ पे ऑगर का जाना। नहीं, अग्रवाल जी की जरूरत है या नहीं है वो एक अलग विषय है, लेकिन संवेदनाओं का आपने जिक्र किया इसलिए बात कर रहा हूँ। संवेदनाएं तो वहीं पता चल जाती है मैडम जब आपके मंत्री वहां नहीं पहुंचते। माननीय मुख्यमंत्री जी का रहना मैडम, जब मुख्यमंत्री मौजूद है तो फिर मंत्रियों की जरूरत ही नहीं है, इसका मतलब हुआ है। चावला जी, सेंट्रल प्रोजेक्ट ये वहाँ पे चल रहा है, पूरा एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना के जवान, हमारी देश की सबसे बड़ी एजेंसियां जो ड्रिलिंग में, बोरिंग में जिनको महारता हासिल है, जिनके पास बड़े से बड़ा वैज्ञानिक काम कर रहा है, जिन्होंने तमाम जिंदगियों को पहले भी कई बार। मैडम अब क्यों गए आपके अग्रवाल जी? आप क्यों गए प्रभारी मंत्री जी? नहीं, वो तो देखिए ऐसा है, मैंने आपको कहा था कि जाएंगे और गए, उन्होंने वहां की समीक्षा की। प्लीज क्विक रिएक्शन, फिर मैं अजय जी को पूरा वक्त दूंगा। लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा था चावला जी कि वहां पे मशीनरी की ज्यादा आवश्यकता है। आपने अग्रवाल जी की मैडम 11 दिन हो गए, कार्यदायी संस्था पर क्या एक्शन लिया आपने? नंबर 2 देखिए, नंबर 1 आपने कोई एक्शन लिया या नहीं लिया? ऐसे ही मामले महाराष्ट्र में सामने आए, आपने कोई एक्शन लिया या नहीं लिया? और जिस कंपनी के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज था उस कंपनी को ठेका क्यों दिया गया? नहीं, ये आरोप है कांग्रेस के, जवाब दीजिए प्लीज। देखिए ये सारी चीजें जो है सेकेंडरी है, इन पर भी सब कुछ
चीजों का जांच होगी। अगर उनकी गलतियां हैं, उन्होंने क्यों ह्यूम पाइप नहीं डाला, क्यों वहाँ पे एस्केप ठीक नेगी जी, प्लीज क्विक रिएक्शन, फिर मैं अजय जी को वक्त दूंगा। चीजों का जांच होगा। सूरज जी, सर्वोच्च प्राथमिकता है वो ये है कि हम अपने भाइयों के पास जल्द से जल्द पहुंचे। मंत्री वहाँ पर नहीं जाते, 45 मीटर तक का जो टनल है वो अंदर जा चुका है और हम बहुत ज्यादा समीप है उनसे। और आप देखिए कि जल्द ही हमें कुछ खबरी मिलने वाली है। ये सभी श्रमिक भाई हमारे बाहर आएंगे, जो वहाँ श्रमिक फंसे हुए हैं, जो मजदूर हैं, उनके प्रति इनकी कोई संवेदना नहीं है। जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो कंसल्टेंट वहाँ पे कंसल्टेंसी के लिए रखे गए हैं, तमाम हमारी व्यवस्थाएं वहाँ पे हैं। जैसे ही मजदूर बाहर आएंगे, हमारे श्रमिक भाई आएंगे, उन तुरंत जिनका स्वास्थ्य बिगड़ा है उनको तुरंत एम्स के लिए रेफर किया जाएगा। वहाँ पे हमने हेलीकॉप्टर्स की व्यवस्था की है और आपने देखा कि हम लोगों ने जो है वहाँ पे एक मिनट मैं जरा अजय जी को कार्यक्रम में ले आऊं। एक मिनट, गाड़ियां वहाँ पे लगी हुई हैं लगातार। एक मिनट, नहीं विशेषज्ञ ना आप हैं ना मैं हूं ना नेगी जी हैं जो विशेषज्ञ, मैं उनके पास जा रहा हूं। अजय सर मेरी आवाज आ रही है सर आपको? अजय सर मेरी आवाज जी सर, थैंक यू सो मच कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। पूरा देश इस वक्त जो है दुआएं कर रहा है और सबकी निगाहें इस वक्त इस बात को लेकर है कि कब वो 41 जिंदगियां उस अंधेरी सुरंग से बाहर आएंगी। क्या लगता है आपको इस ऑपरेशन की गति को देखकर, आपका आकलन? देखिए, मैं जो बोल रहा हूँ वो एक वैज्ञानिक के रूप में बोल रहा हूँ और जहाँ तक वैज्ञानिक परिस्थितियों का सवाल है, ये इसमें मैं कहूँगा कि शुरू से ही जो टनल बनी या टनल बनने के पहले जो इन्वेस्टिगेशन हुआ कहीं न कहीं उसमें कमियां रही है। और जैसे जैसे टनल की खुदाई हुई है उसमें आगे जब हम बढ़ते हैं खुदाई के साथ साथ तो हर चीज को रिकॉर्ड करते हुए जाते हैं और रिकॉर्ड के बाद अगर हमें लगता है कि कोई क्षेत्र कमजोर है या जहाँ पे चट्टानें मजबूत नहीं है या वो मिट्टी का पत्थर का बना हुआ है, टूटने वाले पत्थर हैं, तो वहाँ पे उसी हिसाब से हम उसके ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं कि वहाँ पे हम किस तरह का सपोर्ट दें। सर मैं आपको यहाँ रोक रहा हूँ क्योंकि पूरा देश आपको सुनना चाह रहा है और आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही है। हमारी पीसीआर टीम आपसे कनेक्ट करेगी सर। मैं चाहूंगा कि प्लीज अजय जी का ऑडियो परफेक्ट आना चाहिए क्योंकि पूरा देश उनको सुनना चाहेगा। कविता जी, ये उत्तराखंड में ही बार बार क्यों हो रहा है? कहीं तो हम चूक कर रहे हैं ना। ये देवी आपदा ऐसा नहीं है और देवी आपदा बताकर आ रही है, ये और गंभीर मसला है। देखिए उत्तराखंड में क्यों हो रहा है, देखिए पहले तो सुरंगें तो वहीं खोदी जाएंगी ना जहाँ पहाड़ है, तो उत्तराखंड तो रीजन ही वही है। तो बार बार जो है हमें अगर इजी ट्रांसपोर्टेशन करना है और अपना रूट छोटे करने होते हैं तो सुरंगें इसलिए वहीं पर खोदी जा रही है। मगर आश्चर्य की बात यह है और दुख की बात है कि इतना डेवलपमेंट है, इतना साइंटिफिक हर चीज का मेजरमेंट होता है, इतनी स्कीम्स होती हैं, इतना उसमें रिसर्च होती है। जब कोई टनल बनती है या कोई रोड भी अगर बनती है, कोई डैम बनता है, कुछ भी बनता है, तो आप सोचिए कि ऐसा नहीं है कि अंदाजे से कोई लेबर भेज के शुरू हो जाता है काम। जैसे अभी नीता जी ने कहा कि बहुत रिसर्च है, पूरे इंस्टीट्यूट उसमें लगे होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के का कोई उसमें रिसर्च और उसका बैकअप नहीं है। उसके पास बहुत बहुत पक्के उसके पास लोग हैं जो उसमें काम करते हैं। मगर क्योंकि पर्यावरण का अगर हम एंगल देखेंगे तो कारण मैं तो ये मानती हूँ कि जब हम ज्यादा कर रहे हैं, हम पहाड़ों से ज्यादा छेड़छाड़ कर रहे हैं और उत्तराखंड की पहाड़ियों को देखिए हर तरफ से अजय जी जुड़ गए हमारे साथ। अजय सर, अपना ऑडियो आ रहा है कभी आपको? बारिश की आती है, कभी फ्लडिंग की आती है, तो पहाड़ पहले ही बेचारे इतने ज्यादा जो है चोट खाए बैठे हैं। उसमें पहले ही कच्चे पहाड़ हैं उत्तराखंड के। ऐसी स्थिति में आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि अगर हम बार बार ऐसी नौबत पैदा करेंगे तो पहाड़ और प्रकृति अपना बदला लेगी। अजय जी, हाँ सर आप अपनी बात पूरी करिए। अब आपका ऑडियो आ रहा है, प्लीज ऑडियो उठा दीजिएगा। हाँ, कच्चे पहाड़ की बात है जी। मैं इस बात से वैज्ञानिक के रूप में इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। आप देखिए हमारे यहाँ हिंदुस्तान की सबसे दूसरी नंबर की जो चोटी है नंदा देवी है जी, और वो सबसे ऊंचा पहाड़ है और वो करीब 8000 मीटर के करीब उसकी हाइट है। अगर हमारे पहाड़ कच्चे होते तो ये चोटी नहीं बनती। और इसी तरह से अगर हम थोड़ा सा और विस्तार में जाए तो 10 जो हिंदुस्तान के सबसे ऊंचे पर्वत हैं उसमें 5 पर्वत तो हमारे उत्तराखंड में है। तो ये कहना कि उत्तराखंड जो है कमजोर चट्टानों का बना हुआ ऐसा नहीं है। ये ठीक है कि बीच बीच में कई जगह ऐसी है जहाँ पे कमजोरी है और उसको हम अस्वीकार नहीं करते हैं, पर पूरे के पूरे उत्तराखंड को इसलिए
ब्रांड नहीं कर सकता कि ये पूरे कच्चे पहाड़ों का बना हुआ है, ये बिल्कुल गलत है। और जहां तक अगर कच्चे पहाड़ भी हैं तो अगर आप इसको दिल्ली से कंपेयर करें और दिल्ली की मेट्रो से कंपेयर करें तो दिल्ली की मेट्रो जो है वो मिट्टी में बनी हुई है, और जब मिट्टी में हम एक बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन कर सकते हो तो उत्तराखंड में क्यों नहीं कर सकते? सवाल ये कि हम कितना टेक्निकल तो फिर ये चूक कहाँ हो रही है अजय जी? क्या चीज? ये चूक कहाँ हो रही है, कहाँ गलती हो रही है? आ रहा हूँ कविता जी। बराबर इन्वेस्टिगेशन नहीं है। मैं ये कहूंगा कि इन्वेस्टिगेशन में लापरवाही हो रही है, जो जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन तो होना चाहिए। उत्तरकाशी वाले ऑपरेशन में आपको लगता है कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, काम शुरू हो गया? हाँ, नहीं, इन्वेस्टिगेशन हुआ है। हाँ। देखिए, इन्वेस्टिगेशन की 3 स्टेज होती है। सबसे पहले तो जब हम कोई चीज डिसाइड करते हैं जी, तो उस एरिया का भूवैज्ञानिक मानचित्र का अध्ययन करते हैं या जो भूवैज्ञानिक जानकारी उसको इकट्ठी करते हैं। उसके बेसिस पे हम देखते हैं कि कौन सा एरिया कम से कम प्रॉब्लम का है। उसके बाद अलाइनमेंट डिसाइड कर लेते हैं कि भाई यहाँ से यहाँ के बीच में आपको डेवलपमेंट करना चाहिए, टनल बनाए, डैम बनाए, सड़क बनाए, कुछ भी बनाए। हाँ। जब अलाइनमेंट डिसाइड हो जाता है तो फिर हम उसकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं, जो कई मतलब अच्छा खासा महंगा काम है। जनरली 3 से 5% पैसा इसमें डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में जाता है। और उसके बाद होता यह है कि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जब अप्रूव होती है उसका भी यानी अप्रूवल दिया जाता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा, और उसके बाद फिर काम शुरू होता है। तो जब काम शुरू होता है तो एक एक इंच जगह की आप बराबर रिकॉर्डिंग रखते हैं। अब इस रिकॉर्डिंग रखने में अगर कहीं कमी यानी नजर आती तो आपकी ही बात मान लूं सर, हमें पहले से आभास था कि ये खतरा हो सकता है और फिर भी हमने जो है उस ऑपरेशन को जारी रखा। हाँ, जारी रखा। हाँ, बिल्कुल। हाँ, आप यही कह रहे हैं। ठीक, कविता जी अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं आ गया। सुनीता जी, फिर इसमें होता क्या है कि जब आप काम शुरू कर देते हैं तो उसके बाद एक एक इंच जगह का उसमें सर्वेक्षण चलता रहता है, भूवैज्ञानिक भी चलता है और दूसरा सर्वेक्षण भी चलते हैं। ठीक, मैं आ रहा हूँ अजय सर आपके पास। हो सकता है कविता जी अपनी बात रखिए, फिर मैं आ रहा हूँ आपके पास अजय। उसमें ये नहीं हो सकता कि कोई चीज हम निगाह से छूट जाए। अगर कोई चीज छूटती है तो वो शुद्ध लापरवाही मानना चाहिए, उसके अलावा और कुछ हो नहीं सकता। और उसके बाद जब हम आगे बढ़ते रहते हैं तो एक स्टैंडर्ड टाइम मिलता है खुदाई में, कि स्टैंडर्ड टाइम का मतलब ये होता है कि आज आपने खुदाई करी, इसके बाद वो कितने टाइम तक। ठीक, अजय सर मैं आ रहा हूँ, प्लीज कविता जी अपनी बात पूरी करिए। जी, क्या कहना चाह रही है कविता? मैं ये कह रही हूँ कि अजय जी कह रहे हैं ना कि ये पहाड़ कच्चे नहीं है। कहने का मतलब मेरा ये नहीं है कि पहाड़ के पूरा उत्तराखंड के पहाड़ ही कच्चे। मैं तो ये कह रही हूँ कि पहाड़ों को हम कच्चा कर रहे हैं, वहाँ इतनी ब्लास्टिंग करके, तोड़फोड़ करके, इंटरफेयर करके, मतलब इतना ज्यादा हमें हर चीज में शॉर्टकट चाहिए कि चलो ब्लास्टिंग। मैं ये कह रही हूँ कि अच्छे भले इतने जो सॉलिड पहाड़ों को हम इतना ज्यादा ब्लास्टिंग करके टनल में और रोड और वो बना। अजय जी, कविता जी कह रही हैं। हाँ, जहाँ तक ब्लास्टिंग की बात है, मैं ये बताना चाहूंगा कि आजकल वो जमाना नहीं रहा जो पहले ब्लास्टिंग होती थी। आज का जमाना है कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग का। कंट्रोल ब्लास्टिंग का मतलब होता है कि आपको उतना ही एरिया ब्लास्ट करना जितनी आपकी जरूरत है, और जो जमीन के अंदर एक्सप्लोजिव लगाए जाते हैं वो कोई बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं लगाए जाते, वो सिर्फ उतना ही लगाया जाता है कि वो जितना तोड़ना उतना ही टूटे। और इससे कोई ये कहे कि पहाड़ों को भारी नुकसान हो रहा है तो इस बात को कोई भी भूवैज्ञानिक या जो जियो टेक्निकल साइट से आती है वो नहीं मानेगा। नहीं अजय जी, दूसरा ये है कि जहाँ तक उन्होंने कहा कि पहाड़ों की कटाई हो रही है, टनल के कारण खुदाई हो रही है, तो ये मैं बता दूं कि टनल सबसे सेफेस्ट वे माना जाता है आज की तारीख में ट्रांसपोर्टेशन के लिए। देखिए, जो कह रहे हैं ना वो दूसरे टेंशन पे जा, मैं तो पर्यावरण के टेंशन पे आ रही हूँ कि जितनी छेड़छाड़ मानव करेगा प्रकृति से तो कभी तो प्रकृति पलट के जवाब ना। आप पर्यावरण की जहाँ तक बात कर रहे हैं, स्पेसिफाई करिए कि पर्यावरण में आप क्या क्या इंक्लूड कर रहे हैं। अगर आप जंगल को इंक्लूड कर रहे हैं तो वो एक अलग चीज हो जाएगी, अगर आप वाटर रिसोर्सेज को इंक्लूड कर रहे हैं तो वो एक अलग चीज हो जाएगी। अजय सर, अब इस ऑपरेशन को देखकर आपको क्या लगता है कि ये जो 41 जिंदगियां फंसी हुई हैं, एक तो ऑपरेशन क्या सही गति से चल रहा है, और दूसरा ये कि क्या लगता है आपको, क्या उम्मीद है कि कब तक ये ऑपरेशन पूरा हो सकता है, क्या लगता है आपको? देखिए, जहाँ तक ऑपरेशन की शुरुआत थी उसमें कुछ शुरू में गलतियां हो गई। 2-3 दिन हमारे बर्बाद हो गए इस बात में कि हम सही टेक्नोलॉजी डिसाइड नहीं कर पाए कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे वहां तक जो दबे हुए हमारे बंधु हैं उन तक पहुंचा जाए। और शुरू में हमने वैसे मैन्युअली में
फिर लगा कि हमको ड्रिलिंग मशीन से निकालना चाहिए, तो ड्रिलिंग मशीन एक बार टूटी, 2 बार टूटी, तीसरी बार नहीं आई। तो ये जो टाइम वेस्ट हुआ है वो बहुत ही अक्षम्य है, कहना चाहिए। पर अब जो हो गया सो हो गया। पर अब उम्मीद करते हैं कि आप ही की बात को आगे ले जा रहा हूं, यानी आप ये कह रहे हैं कि ये समय बर्बाद ना होता तो इंसानी जिंदगियां उसी वक्त ये बच सकती हैं। कभी निकल जाती। ओके ओके। सूरज जी पहले आप, फिर सुनीता जी आपके पास आ रहा हूं। सूरज जी, क्या करना चाहिए सरकार को जो नहीं कर पा रही, और आप लोग सुझाव देने की बजाय सियासत क्यों कर रहे हैं? इल्जाम है आपके ऊपर बीजेपी का। कोई सियासत नहीं कर रहे हैं हम, जो केंद्र और राज्य सरकार का फेलियर है वो इनके सामने कह रहे हैं। और जो है पहली प्राथमिकता श्रमिकों को बचाने की होनी चाहिए, और इसके पूरे प्रकरण के लिए जो कंपनियां दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और भविष्य में तमाम उत्तराखंड में जो है रेलवे की हो या और भी कई परियोजनाएं जो है टनल वाली बन रही है, उनके निर्माण में जो खामियां इस टनल में रह गई हैं वो नहीं होनी चाहिए। आगे लोगों की जान को जो है खतरे में नहीं डालना चाहिए। ये उनको खतरे से बचाने के लिए पूरे तरीके से सरकार को जो है मुस्तैदी से काम करने की आवश्यकता है। सुनीता जी जवाब दीजिए। मैं कहूँ जी जी, देखिए चावला जी, सूरज जी जो यहाँ पे बात कर रहे हैं, देखिए सर्वोच्च प्राथमिकता सरकार की जो है वो उन 41 श्रमिक भाइयों को बाहर सकुशल लाने की है। उसके बाद उनके, क्योंकि कितना मेंटली उन्होंने अंदर प्रेशर झेला है, किस स्थिति में वो है दिमागी रूप से, क्योंकि व्यक्ति अपने परिवार, अपने परिजनों का हर पल पल जो है उन्होंने वहाँ पे जिया है। तो वो चीजें समझना, मुझे लगता है कि इस मौके पर जब इतना संवेदनशील ऐसा एक हमारे सामने स्थिति बनी हुई है, उसमें भी अगर कांग्रेस कहीं ना कहीं मीन वेट निकालती है तो मुझे लगता है ये उनका पक्ष है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और हमारी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, मैंने जैसे पहले भी बोला कि हम हर पल अपने श्रमिक भाइयों के नजदीक पहुंच रहे हैं और जल्द से जल्द हम सुनीता जी वो बात ठीक है, लेकिन जो बात अजय जी कह रहे हैं वो एक अलग विषय है। वो कह रहे हैं कि ये गलतियां हैं, चूक है, इसी वजह से अभी तक ये 41 जिंदगियां बाहर नहीं निकल पाई। देखिए ऐसा है, यही कह रहे हैं जी आप। मैं अजय भाई साहब की किसी भी बात को यहाँ पे नहीं डिनाई कर रही हूँ। जो मशीनरीज लाने में, जो ट्रांसपोर्टेशन में टाइम टेकिंग जो हुआ, नहीं होना चाहिए था। लेकिन माउंटेन टेरेन है, इतनी हैवी मशीनरीज है, बहुत सारी चीजें हैं। अब आप बताइए कि अभी पर्यावरणविद हमारे साथ जुड़े हैं, और खैर वो सारी बात जो है वो पर्यावरण के तौर पर यहाँ पर कह रहे हैं, लेकिन पर्यावरण को नुकसान, जैसे कि अभी भाई साहब ने क्लियर कर दिया कि सुरंगों से कोई नुकसान नहीं है, इवन वो पैसेज होता है। लेकिन जिन चीजों जो पर्यावरण के लिए घातक है, वो तो प्लेन में आप दिल्ली में जाके देखिए, ऑक्सीजन तक नहीं मिल पा रही प्रॉपर। आप उनके वहां का एयर का रेशो देख लीजिए। तो ये सारी चीजें जो है आरोप, मतलब आप एक तरफ नहीं, आप ये कह रहे हैं कि भैया विकास के नाम पर सैकड़ों पेड़ों को काट दिया जाए, उनकी हत्या कर दी जाए, वो जायज है? नहीं, हमने ये नहीं कहा। अगर आप एक पेड़ निकालते हैं की जगह 4 पेड़ लगाइए, वो ना फिर अलग विषय हो जाएगा ना सुनीता मैडम, वो एक अलग विषय हो जाएगा। कविता जी प्लीज क्विक रिएक्शन, जल्दी से, फिर वक्त नहीं है मेरे पास। आप पेड़ काटोगे तो पेड़ लगाओगे कहाँ? वो पहाड़ तो आपने गंजा कर दिया, वो जमीन तो आपने गंजा कर दी, तो वहां का तो नुकसान हो गया ना पानी रुकेगा, फ्लडिंग होगी। फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन जो है एक बहुत बड़ा अत्याचार है पृथ्वी पर। आप चाहे कुछ भी कह लो, कितना भी डेवलपमेंट कर लो, पर्यावरण के नजरिए से ये गलत है कि आप विकास के नाम पर पृथ्वी की हत्या करते चलो, किसी ना किसी दिन पलट के तो वो आपको, चाहे हम माने चाहे हम इस बात को नकारें। ठीक, जल्दी से सुनीता जी, मैं इस बात से कविता जी को मैं बिल्कुल मानती हूँ कि प्रकृति के साथ में अंधाधुंध जो चीजें होती हैं वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जब हम लोग जो रास्ते वाले बात होती है, जो क्या उम्मीद रखें कि जल्दी खबर आ जाएगी? अजय जी, अच्छी खबर आ जाएगी जैसे कि पीएम कह रहे हैं? हाँ, मैं पूरी उम्मीद है कि अच्छी खबर आ जाएगी और जल्दी आना चाहिए। पर देखिए अभी भी करीब 20 मीटर से ज्यादा का एरिया है जिसमें वो ड्रिलिंग मशीन को काम करना है। हाँ। और हम एग्जैक्टली ये नहीं कह सकते कि उसको लीनियर वे में नहीं कह सकते कि अगर 1 घंटे में हम 5 मीटर आगे बढ़ रहे हैं तो 4 घंटे में पहुंच जाएंगे, क्योंकि कई बार अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम आ जाते हैं। अगर कोई जैसे बहुत बड़ा बोल्डर आ जाएगा तो उसको काटने में टाइम लगेगा। छोटे बोल्डर है तो उसको हटाया जा सकता है, या वो जो मशीनें 2 दबी हुई हैं
अगर वो रास्ते में आ जाएगी तो उसमें टाइम लग सकता है, पर हम जल्दी उम्मीद करते हैं कि हम जब पहुंच जाएंगे हम। बिल्कुल अजय सर, उम्मीद करते हैं और सभी यही दुआ कर रहे हैं, और यही दुआ, यही उम्मीद सबको है कि उम्मीद की किरण जो दिखाई दे रही है वो सूरज में तब्दील हो। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। विषय बहुत गंभीर है, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन विपक्ष सवाल उठाएगा, सुनीता मैडम, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए क्योंकि वो उसकी जिम्मेदारी बनती है, वो भी विपक्ष धर्म अदा कर रहा है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। कुछ कदम दूर 41 मजदूर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।